हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है सोइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो JKSSB के एग्ज़ाम्स में अक्सर ये टॉपिक रहता है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी ऑफ सोइल को हम क्या कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सोइल, ठीक है, पेडोलॉजी। वर्ल्ड सोइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सोइल डे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये वर्ल्ड सोइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। तो स्टडी ऑफ सोइल को क्या क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोइल बनती कैसे है, इसका ये अकरेंस ऑफ सोइल कैसे है? नेचुरल अकरेंस ऑफ थिन लेयर ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के ऊपर ये लेयर बनती है, कैसे बनती है? इन्फ्लुएंस बाय द पेरेंट मटेरियल। उसमें क्या क्या मटेरियल्स होते हैं? क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस होता है, रिलीफ फीचर्स का इन्फ्लुएंस होता है, फिजिकल और केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स, जितने भी ये तमाम एजेंट्स हैं, चाहे वो फिजिकल फीचर्स की वजह से हो, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से, जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं और वो नीचे जाकर डिकम्पोज होते हैं, फिर अर्थवॉर्म वगैरह का भी इसमें रोल रहता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का भी रोल रहता है, सॉइल इरोजन का भी रोल रहता है। उसके बाद जो रिवर की वजह से जो इरोजन होती है, या उसकी तमाम चीज़ों की वजह का इन्फ्लुएंस होने के बाद ये काफ़ी हज़ारों साल इसको लग जाते हैं, इसको सॉइल को फॉर्म होने में, ठीक है। अब सॉइल को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें सी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन में क्या होता है, फिर बी हॉरिजोन में क्या होता है, और ए हॉरिजोन, और कुछ कुछ जगहों पर ओ हॉरिजोन भी जो है इसको भी मेंशन किया जाता है। तो हम पहले सी हॉरिजोन की बात करेंगे। सी हॉरिजोन में क्या होता है? अंडरलाइंग वेदर्ड रॉक। इसमें अंडरलाइंग वेदर्ड रॉक होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो सॉइल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर ये बी हॉरिजोन में आती है, फिर लास्ट में ए हॉरिजोन में आती है। तो हम देखते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि सी हॉरिजोन में जो अंडरलाइंग रॉक्स होती हैं, वेदर रॉक, वो जो है टूटती रहती हैं, उससे सेडिमेंट्स वगैरह तैयार होते रहते हैं, तो उस तरह से ये बनती है, ठीक है। ये हम ये देखो, यहाँ पर ये पहले रॉक्स थी, ये टूटने लगी, फिर इसमें थिन लेयर्स, ये जो है रॉक्स बिल्कुल बोसीदा हो गई। फिर यहाँ बी हॉरिजोन, ये थोड़ी इसमें जो मड होती है, जो मिट्टी होती है, वो लाइटर में होती है। फिर जो डेंस ज़्यादा होती है वो ए हॉरिजोन में होती है। यहाँ पर जो है इनकी उसके बाद यहाँ पर ये ए हॉरिजोन में क्या होता है, ये इसमें ह्यूमस वगैरह भी आ जाता है, जो टॉप सॉइल बनती है, इससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट रूट्स बनते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह पैदा हो जाते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। हम जैसे ए हॉरिजन की अगर हम बात करें, ए हॉरिजन में क्या है? ह्यूमस आ जाता है सॉइल में, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन होती है इनकी, प्लांट्स रूट्स की, अर्थवर्म्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये तमाम चीज़ें एक्टिव होती हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो टॉप सॉइल होते हैं, जिसमें हम जो है ज़मीन जिसमें वेजिटेशन वगैरह उगती है, या हम अपनी फसल वगैरह बोते हैं, ठीक है, वो टॉप सॉइल ए हॉरिजोन में आती है। अगर हम बी हॉरिजोन की बात करें, बी हॉरिजोन में क्या होता है? क्ले सॉइल होती है, रिच इन सब। बी हॉरिजोन में क्या है? ये क्ले रिच है, इसमें ज़्यादा क्ले पाई जाती है और सब सॉइल में, और ये लेस फर्टाइल होती है देन द टॉप सॉइल। जो ए हॉरिजोन है उससे जो है ये लेस फर्टाइल होती है, होल्ड मोर मॉइस्चर्स, और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, ठीक है, नमी इसमें ज़्यादा रहती है इस सॉइल में, बी हॉरिजोन में, जो टॉप मोस्ट सॉइल से नीचे वाली सॉइल है। जनरली हैज़ अ लाइटर कलर। इसमें जो ए हॉरिजोन है वो डार्क में होती है, ये लाइट में होती है, ठीक है। लेस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देन द हॉरिजोन, ए हॉरिजोन।
ए हॉरिजोन से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इसमें बहुत कम होती हैं, क्योंकि उसमें अर्थवर्म्स वगैरह सब पाए जाते हैं, अर्थवर्म पाए जाते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, मोस्ट प्लांट रूट्स रहते हैं। तो इसी तरह से ए हॉरिजोन जो है वो डार्कन होती है किससे, दूसरे जितने, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन बी हॉरिजोन में क्या होता है, ये चीज़ें ऑर्गेनिक मटेरियल या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वहाँ कम होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक तो लाइट सॉइल की जो लाइटर होती है, दूसरी उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं और लेस फर्टाइल होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे ये मैंने सी वाली आपको बता दी है, अंडुलेटिंग वेदर रॉक्स, अंडरलाइंग वेदर रॉक इसमें रहती हैं। जो वेदर्ड रॉक होती हैं वो बाद में जो है वो टूटती रहती हैं, उस तरह से बी हॉरिजोन बनता है और फिर जाकर ए हॉरिजोन बनता है, ठीक है। कहीं कहीं जगह पर जो है ओ हॉरिजोन भी देखने को मिलती है। सम सॉइल्स आर आल्सो हैव एन ओ हॉरिजोन mainly consisting of plant litters and have accumulated on the soil surface, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि प्लांट्स की वजह से जो है वो वहाँ पर लीव्स वगैरह डिकम्पोज होते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो ओ हॉरिजोन कैटेगरी भी शो करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे फैक्टर कौन से हैं जो सोइल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग द सोइल फॉर्मेशन, सोइल की फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। सोइल फॉर्म्स कॉन्टीन्यूसली, ये लगातार आस्ता आस्ता स्लोली बट स्लोली आस्ता 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 ये बनती रहती हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। मान लो 3000 साल के आसपास को जो है टॉप मोस्ट लेयर जो बनती है सोइल की, उसको कम से कम 3000 साल लग जाते हैं, जिसको हम फर्टाइल सोइल कहते हैं, ए हॉरिजोन वाली सोइल जो होती है। बट स्लोली फ्रॉम द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स के टूटने की वजह से बहुत बड़े बड़े रॉक्स जो आस्ता आस्ता धीरे धीरे टूटते रहते हैं थ्रू वेदरिंग की वजह से। उस पर मान लो बारिशें होती हैं, बारिशें होने की वजह से जो भी कोई रॉक होगी, बड़ी सारी चट्टान होगी, उसको बारिश की वजह से बोसीदा होती रहेगी, आस्ता आस्ता उस पर वो क्रैक्स पड़ते रहेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटती रहेगी। बाद में रिवर्स की वजह से वो इरोड होगी, रिवर्स की वजह वो बहती हुई जाएगी, फिर वो वहाँ पर वो पहले बनेंगे सेडिमेंट्स बनेंगे, फिर रेत वगैरह बनेगी, फिर जाकर कहीं जहाँ पर प्लान एरियाज होंगे, जैसे हम कैरवा सॉइल की बात करेंगे आगे चलकर, तो ये इस तरह से ये अलुवल सॉइल की तरफ बनता है, फिर यहाँ पर फर्टिलिटी इसमें ज़्यादा आती है वैसे, ठीक है। वेदर कैन बी फिजिकल, ये वेदरिंग जो है फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। हम अब पढ़ेंगे फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल क्या होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। पहले अगर हम बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग की, इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल एक्शन, जैसे टेम्परेचर चेंज, धीरे धीरे जब टेम्परेचर उस पर असर करता रहता है, एबॉर्शंस व्हेन रॉक कोलाइड विद ईच अदर, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से ये फिजिकल चेंज, फिजिकल वेदरिंग में क्या जाता है, टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है। उसके बाद जब ये आपस में रॉक्स टकराती हैं, जहीं कहीं लैंडस्लाइड होगी, एवलांच आ गए, तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ जो रॉक्स टकराते हैं, टकराने के बाद जो है वो है क्रैक्स पड़ते हैं, उनमें वो टूट जाते हैं। फ्रोस्ट कैन आल्सो कॉज द रॉक, जैसे कहीं बर्फ़ वगैरह होती है या एवलांचेस आती हैं, तो उसकी वजह से भी रॉक्स जो है ब्रेक डाउन होते हैं। अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करें, इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू अ चेंज इन देयर केमिकल मेकअप, जो केमिकल एक्शंस होते हैं उसमें, जैसे दे कैन हैपन व्हेन द मिनरल्स विद इन द रॉक्स रिएक्ट विद वाटर, तो जो रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं वो जब किसके कंटेक्ट में आते हैं, वाटर के कंटेक्ट में आते हैं, वहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, या एयर की कंटेक्ट में आते हैं, या दूसरी किसी केमिकल के कंटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी रॉक्स की ब्रेक डाउन हो जाती है उन केमिकल एक्शन की वजह से, तो उस तरह से हम केमिकल वेदरिंग इसको कहते हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक बाय लिविंग थिंग्स, कैसे होता है, एनिमल जब ग्रेजिंग करते हैं, जानवर जब खाते रहते हैं या ग्रेजिंग करते हैं, उनके जो पैरों से जो इरोड होती है सॉइल, या किसी मतलब मान लो या कोई ऐसे जानवर जो सुराख करते रहते, बोरिंग करते रहते हैं एनिमल्स, जैसे चूहा है, स्नेक है, या जैसे कोई और जानवर है जो इस तरह से जो है रॉक्स को तोड़ता रहता है, ठीक है।
उनमें क्या होता है वो फिर जब वो जो होल बनाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी गारें होती हैं या जानवर जो किसी पत्थर में होल कर देते हैं, फिर उन होल्स में क्या होता है वाटर और एयर की वजह से वो रॉक्स टूटती रहती हैं, गेट इनटू द रॉक्स प्लांट। अच्छा, और भी क्या मसला होता है कि आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ों में जो है बीच में से पौधे निकल आते हैं, तो उन पौधों की जो रूट्स होती हैं उनकी वजह से भी क्रैक्स पड़ जाते हैं इसमें रॉक्स में, और वो स्प्लिट हो जाती हैं, यानी टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो इस तरह से वो बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है अपना काम करती है। इस तरह से रॉक्स टूटते हैं और आगे जाकर काफ़ी टाइम लगता है उनको, वो जो है बाद में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है उनकी। ठीक है, accumulation of material through the action of water, wind, gravity also contribute the soil formation. The process can be slow, taking many years, यानी 3000 साल के आसपास कम से कम लगता है जो टॉप मोस्ट सॉइल यानी फर्टाइल सॉइल जो बनती है उसको कम से कम 3 साल होते हैं। 5 मैन इंटरेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जैसे पेरेंट मटेरियल क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट का क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है, टोपोग्राफी का क्या इफेक्ट रहता है और टाइम का क्या इफेक्ट रहता है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम पहले देखेंगे पेरेंट मटेरियल्स को, सोयल मिनरल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ सोयल, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स जो होती है वो पेरेंट मटेरियल्स होती है। जब रॉक्स टूटती हैं किसकी वजह से, प्रोसेसिंग ऑफ वेदरिंग, जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। पेरेंट रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनको जब उन पर फिजिकल प्रोसेस होता है या फिजिकल या केमिकल या जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग अपना प्रोसेस करती है, उसमें वो इरोड होती है, नेचुरल या विंड, वाटर, टेम्परेचर, ग्रेविटी, ये तमाम चीज़ें हेल्प करती हैं इसको पेरेंट रॉक्स को ब्रेक डाउन होने में, यानी टूटने में। तो उसके बाद फिर आता है काम लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई है, या ऐसे इंसेक्ट्स जो बोरिंग जो होल्स करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन, ये तमाम चीज़ों की वजह से जो है उन ब्रेक डाउन जो पेरेंट रॉक्स होती हैं उन पर असरअंदाज करते हैं, अपने अपने जो तासुरात डालते हैं, उनको तोड़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये अपने जो है उन पर रॉक्स पर अपना असर डालती हैं, उनको प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं और वो ब्रेक डाउन होते हैं। या ह्यूमन, जैसे हम अपने मकानात बनाते हैं या बहुत सारी रोड्स वगैरह की जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स टूटते हैं, बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं, उन वो ब्रेक डाउन होते हैं, वहाँ से फिर जाके वो सॉइल के साथ सॉइल फार्मेशन का एक ज़रिया बनते हैं। ऐसे ही एनिमल्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो ग्रेजिंग करते रहते हैं और ग्रेजिंग करने के दौरान वो बहुत सारी रॉक्स को तोड़ते रहते हैं। या फिर इंसेक्ट्स हैं या जो है ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट की अगर हम बात करें, कोई जो है बड़े बड़े पहाड़ों से, बड़े बड़े रॉक्स से जो है पौधे निकलते हैं, उनकी जड़ें जो है उन रॉक्स को ब्रेक डाउन करती है। तो इस तरह से वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट का क्या मसला रहता है, क्लाइमेट जो है आस्ता आस्ता अपना इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट, द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन। कहीं जब बारिशें होती हैं तो बारिशों की वजह से जो है रॉक जो है ब्रेक डाउन होता है, कहीं जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ये पत्थर फट जाते हैं या रॉक्स टूटना, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना क्लाइमेट इस तरह से अपना रोल प्ले करता है। टोपोग्राफी किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, द शेप, लेंथ एंड ग्रेड ऑफ स्लोप अफेक्ट द ड्रेनेज। अब टोपोग्राफी में क्या होता है कि अगर जेंटल स्लोप या स्टीप स्लोप होगा तो उसमें जो रिवर्स फ्लो करते होंगे वो किस रफ्तार से करते होंगे, तो उस जो रिवर की जो स्पीड रहेगी या उसकी जो वो तमाम चीज़ें जो इफ़ेक्ट करेंगी रॉक्स को। जैसे आपने बहुत सारे रॉक्स देखे होंगे, बहुत सारे पहाड़ देखे होंगे जिन पर लगातार जो है रिवर बहता रहता है और उनको वहाँ पर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे
अगर हम किसी वाटरफॉल की बात करें, काफ़ी आज से अगर 10-15 साल पहले आपने वो वाटरफॉल देखा होगा तो उसकी लेंथ हम देखते थे, मान लो 20 मीटर उसकी लेंथ है। तो अगर 10-12 साल के बाद हम उसी वाटरफॉल को देखेंगे, उसकी लेंथ में कम से कम 2-4 मीटर का फ़र्क आएगा, क्योंकि वो इरोड होती रहती है सॉइल, वो रॉक इरोड होती रहती है, वो ब्रेक डाउन होती रहती है, जिसकी वजह से वो जो रिवर्स होते हैं वो उसको कट डाउन करते हैं रॉक्स को, तो उसकी वजह से उसका मतलब इरोजन होता है, जिस जो इस तरह से अपने जो रिवर्स वगैरह भी सॉइल की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन इंडिकेट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव। उसके साथ क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन होगी वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होंगी, इस तरह से रेनफॉल भी अपना जो है रोल प्ले करता है। टाइम, अब टाइम का क्या काम रहता है कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है हाउ लॉन्ग द सॉइल हैज़ बीन वेदर्ड, कितनी देर तक सॉइल जो है वो वेदर होती रहेगी, कट डाउन होती रहेगी। तो इस तरह से जब जितना ज़्यादा टाइम सॉइल को वेदर होने में लगेगा, उतनी वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती जाएंगी। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है, जिसको हम फर्टाइल सॉइल जो कल्टीवेशन के काम आती है, जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होती हैं, उस सॉइल को कम से कम बनने में 3000 साल का वक्फा लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सॉइल को बराबर 3000, बल्कि जो सी हॉरिजोन है उस सॉइल को मान लो कम से कम 50 साल लगते हैं। उसी तरह से बी हॉरिजोन, फिर ए हॉरिजोन करते करते इतना टाइम गुजर जाता है कि फिर वो सॉइल जाकर कहीं फर्टाइल होती है, कहीं कल्टीवेशन के काम आती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल, वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि सॉइल की फार्मेशन कैसे होती है, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं वो जो इफेक्ट करते हैं, और उनसे जो है इंटरेक्टिंग फैक्टर कौन से होते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में रोल प्ले करते हैं। जैसे पेरेंट मटेरियल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्लाइमेट है, टोपोग्राफी का, इनका क्या क्या रोल रहता है। अगले पार्ट में हम जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो सॉइल है उस वो कौन सी किस टाइप की सॉइल है, उसमें किस तरह के वेजिटेशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन से पाए जाते हैं, ह्यूमस किस में ज़्यादा है, या इस तरह की तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।